हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम द टेबल्स टर्न्ड। देखिए, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द टेबल्स टर्न्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798। टेबल्स टर्न जो है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू लिखी है, वो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1798 में इन द ग्राउंड ब्रेकिंग कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स which Wordsworth brought out jointly with S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज ने मिलकर पोएम्स लिखी और एक कलेक्शन तैयार करा जिसका नाम लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स है। उसके अंदर ये 1798 में पब्लिश हुई थी द टेबल्स टर्न्ड फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम है ना, लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स, ये वॉल्यूम प्रिंट हुआ था ब्रिस्टल के अंदर जोसेफ पॉटल के थ्रू। और यही वाइडली रिगार्डेड किया जाता है कि ये शुरुआत थी रोमांटिक मूवमेंट की इंग्लिश पोइट्री में। यानी ये जब प्रिंट हुआ, ये जब पब्लिश हुआ, तो तब से ही शुरुआत मानी जाती है रोमांटिक मूवमेंट की इंग्लिश पोइट्री के अंदर। क्लियर? विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है, इसकी बात कर लेते हैं अपन, द टेबल्स टर्न्ड की। ये एक ब्यूटीफुल इन्विटेशन है टू एंजॉय द पीस एंड विजडम ऑफ नेचर, टू एंजॉय द पीस एंड विजडम ऑफ नेचर। प्रकृति जो है ना, उसके अंदर जो शांति मिलती है, प्रकृति से जो ज्ञान मिलता है, प्रकृति से जो नॉलेज मिलती है, उसको एंजॉय करने का ये पोएम है। उसको एंजॉय करने के लिए जो इन्विटेशन दिया जा रहा है, उस पर बेस्ड ये पोएम है। अपने दोस्त को कह रहा है कि बुक्स को पढ़ रहे हो, बुक्स से नॉलेज ले रहे हो, लेकिन बुक्स से जो नॉलेज मिलती है ना, उससे कई गुना बेहतर नॉलेज तो आपको प्रकृति के टच में आने पर मिलेगी। प्रकृति के क्लोज आओ तो सही, आपको पता नहीं कितने अच्छे अच्छे अनुभव मिलेंगे। तो चलिए पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ, वैसे तो आप इस चैनल पर बहुत बार मेरे साथ विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बहुत सारी नॉलेज ले चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानेंगे ना, वो आपसे पहले किसी भी वीडियो में नहीं जाना होगा। तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, पूरे इंटरेस्ट के साथ इसको देखना, बहुत सारी नई चीजें आपको पता लगेंगी। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पैन मेंशन्ड है 1770 to 1850। He was one of the greatest English poets and a central figure of the romantic movement in literature। क्लियर? रोमांटिक मूवमेंट जो आया था ना लिटरेचर के अंदर, उसकी एक सेंट्रल फिगर के रूप में है ये। इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को। कुकरमाउथ एक स्मॉल मार्केट टाउन था इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। सेकंड बच्चे थे ये 5 बच्चों में से अपने माँ बाप के। पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, जो कि एक लॉयर थे, एक नोबलमैन के साथ काम किया करते थे। और एन कुक्सन वर्ड्सवर्थ इनकी माँ थी। उनका नाम, जो इनकी माँ थी, वो एक जेंटल लेडी थी, एक रिलीजियस लेडी थी। ये सिर्फ 8 ही साल के रहे होंगे जब इनकी मदर जो है उनकी डेथ हो जाती, और ठीक उसके 5 साल बाद में फादर भी गुजर जाते हैं। अब 5 बच्चे एक साथ, कोई भी रिलेटिव नहीं पाल पाएगा 5 बच्चों को, तो रिलेटिव्स जो हैं वो लेकर चले जाते हैं और सारे के सारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शायद एक दो एक दूसरे के साथ भी हो, बट रिलेटिव्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव्स जो इनको लेकर चले जाते हैं। वर्ड्सवर्थ अटेंड करते हैं हॉक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर था। 1787 में ना ये सेंट जॉन कॉलेज चले जाते हैं, फिर कैम्ब्रिज, और वहां कंप्लीट करते हैं अपनी डिग्री 1791 तक। आफ्टर लिविंग कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज को छोड़ने के बाद में वर्ड्सवर्थ फ्रांस की यात्रा करते हैं 1791 में, और यहाँ पर इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना वो देखने को मिलता है, उसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसका जो माहौल है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ना इनकी सोच जो है, इनका नजरिया जो है काफी चेंज होता है, इनको इंस्पिरेशन मिलती है। जब ये वापस आते हैं इंग्लैंड 1793 में, तो बहुत लॉनली, बहुत डिप्रेस्ड, बट हिज एक्सपीरियंसेस इन फ्रांस हैज डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज पॉलिटिकल एंड इमोशनल आउटलुक। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था, और वहां जो कुछ भी हरकतें हो रही थी, वहां जो कुछ भी वहां पर हो रहा था, वो सभी चीजों का इम्पैक्ट जो है वो इनके माइंड पर पड़ता है। तो ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर, वर्ड्सवर्थ रोट पोएम्स एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर नेचर, ह्यूमैनिटी, सिंपल रूरल लाइफ। शुरुआत की इनकी पोएम्स जो आप पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये ज्यादातर पोएम्स जो है नेचर पर बेस्ड, ह्यूमैनिटी पर बेस्ड, सिंपल रूरल लाइफ पर बेस्ड लिखते थे। सम ऑफ हिज अर्ली वर्क्स इंक्लूड एन इवनिंग वॉक, देख लीजिए आप, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस देख लीजिए, 1793 में आया। हाउएवर, वर्ड्सवर्थ रियल पोएटिक अवेकनिंग, जो वास्तव इनकी जो पोएटिक अवेकनिंग हुई, वो हुई एस टी कॉलरेज के साथ में, सैमुअल टेलर कॉलरेज, 1797 में। भाई इनकी फ्रेंडशिप ना लिटरेचर के अंदर मतलब कमाल की फ्रेंडशिप कही जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन जो है इन दोनों ने रखा। इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर जाने माना कोलैबोरेशन है इनका, एस टी कॉलरेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इन 1798
Wordsworth and S.T. Coleridge published a small collection titled Lyrical Ballads. thousands of times ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिरिकल बैलेड जो है वो कौन से दो राइटर्स ने मिलकर तैयार की। लिरिकल बैलेड जो उसका पब्लिकेशन कब हुआ, मीन्स बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। William Wordsworth and S.T. Coleridge published a small collection titled Lyrical Ballads with a few other poems. This book is considered, याद रखिएगा, this book is considered the beginning of the romantic movement in English poetry. Which book? Lyrical Ballads with a few other poems. Wordsworth's poem in this volume such as lines written in early spring, ये जो इनकी poems हैं इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा descriptions जो दिया हुआ है, लेकिन इनकी प्रीफेस जो है ना, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स जो कि लेटर एडिशन है, उसके अंदर वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्लेन भी किया है पोइट्री के बारे में, वो उनकी क्या मान्यता है कि पोइट्री है क्या चीज। तो आपको पता है वो क्या कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। बहुत ही प्यारी बात है, पोइट्री भाई सोच समझ के नहीं लिखी जाती। वो कह रहे पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, अपने आप आती है जब फीलिंग्स बहुत ज्यादा भर जाती है ना अंदर दिल में, या तो खुशी या दुख, किसी भी चीज का अनुभव जब हद से ज्यादा हो जाता है और जैसे भरने लगता है ना, तो कहते हैं कि एक लेखक जो होता है, एक राइटर जो होता है, एक पोइट जो होता है, वो अपने आप एक अपनी पेन पेंसिल कुछ उठा लेता है और लिखना स्टार्ट कर देता है। तो पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, की फीलिंग पावरफुल हो जाती है जब बहुत ज्यादा और ओवरफ्लो होने लगती है, तो पोइट्री निकलने लगती है अपने आप ही, पोइट्री अपने आप बनने लगती है, कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। In 1799, Wordsworth and his beloved sister Dorothy, वर्ड्सवर्थ की बहन का नाम है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ये लोग सेटल हो गए थे एक स्मॉल कॉटेज में जो कि ग्रासमेयर के अंदर, तो बहुत ही पीसफुल विलेज था लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो 1802 की बात है, 1802 के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने शादी कर ली, मैरी जो हचिनसन है उससे शादी कर ली। इसकी बचपन की दोस्त थी ये, इनके 5 बच्चे हुए, 2 की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। ये चीज़ भी इनके लिए थोड़ी सी मतलब बहुत डिप्रेस कर देने वाली, थोड़ी नहीं मतलब बहुत डिप्रेस कर देने वाली थी। कुछ मेजर वर्क्स हम आपके सामने लेकर आए हैं, ध्यान जरूर दीजिएगा, पूछे जाते हैं। लिरिकल बैलेड के बारे में तो बहुत ही पूछा जाता है। लिरिकल बैलेड 1798, 1800। कॉलरिज का नाम तो भूलना ही मत, लिरिकल बैलेड का नाम आ जाए तो, विद कॉलरिज इंक्लूड इसके अंदर ट्रिंटन एबे है और टेबलस्टर्न है, द लूसी पोएम्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डाल दी गई हैं। द प्रिल्यूड है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम है जो डिस्क्राइब करता है इनके माइंड की ग्रोथ को, जो इनका नेचर के लिए लव है ना, वो कैसे ग्रो हुआ इनके माइंड के अंदर। और ये भाई इनकी डेथ के बाद में, यानी पोस्टह्यूमसली का मतलब होता है डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी। कौन सी? द प्रिल्यूड। पूछ लेते हैं द प्रिल्यूड के लिए, या यूं भी पूछ लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी पोएम है जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, जो मतलब इनका मास्टरपीस माना जाता है, द प्रिल्यूड। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी 1807 में आया, जिसके अंदर इनका बहुत ही डीपली स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन दिखाया गया, जो चाइल्डहुड मेमोरी, लॉस ऑफ इनोसेंस वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। फिर एक्सकर्सन है 1814 में आया, एक लॉन्ग फिलोसफिकल पोएम है। फिर लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग है, जिसमें डैफोडिल्स है, जिस डैफोडिल्स को अपन आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड भी बोलते हैं ना, वो। और सॉलिटरी रिपर है, और भी बेस्ट नोन शॉर्टर पोएम्स है इसके अंदर। 1843 की बात है, बहुत ही बड़ा मतलब ये समझिए विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ का मतलब कहीं ना गोल्डन ईयर था ये। वो अपॉइंट हुए थे पोइट ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड के रूप में, एक हाईएस्ट पोइटिक ऑनर है, द हाईएस्ट पोइटिक ऑनर इज पोइट ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड, और विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे 1843 में। विलियम वर्ड्सवर्थ की फिर डेथ हो जाती है 23 अप्रैल 1850 के अंदर, उस समय इनकी एज 80 होती है, और ग्रासमेयर में इनकी डेथ हो जाती है। और ज़्यादा समय इन्होंने ग्रासमेयर के अंदर बिताया, वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ की नदियाँ जिनसे ये बहुत प्यार किया करते थे, उसके नज़दीक ही एक चर्च यार्ड था जहाँ इनको दफनाया गया, जिसका नाम था सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में, वहाँ इनको दफना दिया गया। इनकी डेथ के बाद में इनका मास्टरपीस जो है वो लोगों के सामने आया, यानी पब्लिश हुआ, द प्रिल्यूड। इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो ये एक लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी जिसके अंदर दिखाया गया इनके पोइटिक माइंड को ट्रेस किया गया, बताया गया कैसे। अब बात करते हैं एक ऐसे राइटर की, एक ऐसे पोइट की जो कि पोइट ऑफ नेचर, पोइट ऑफ सिंपलिसिटी, पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में जाना जाता है। ही इज रिमेंबर्ड एज द पोइट ऑफ नेचर, ही इज रिमेंबर्ड एज द पोइट ऑफ सिंपलिसिटी, ही इज रिमेंबर्ड एज द पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, बट वाई, ये चीज भी देख लीजिए। द पोइट ऑफ नेचर बिकॉज ही सा डिविनिटी इन द नेचुरल वर्ल्ड। इन्होंने ना प्रकृति को, ना प्रकृति इस तरीके से नहीं कि बस इंजॉय करने की चीज है, नहीं, प्रकृति के अंदर एक दैवीय शक्ति को अनुभव किया है इन्होंने, कि प्रकृति माँ है हमारी,
प्रकृति जो है जननी है, जीवन दायिनी है, ये इनकी सोच ऐसी थी, इनकी समझ ऐसी थी। पोइट ऑफ सिंपलिसिटी क्यों भाई, लिखते ऐसे थे ना, ऐसी लैंग्वेज यूज करते जो बहुत प्लेन है। अभी आप ये जो पोएम पढ़ेंगे उसी से जज कर लेंगे। और भी आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होंगी, बहुत सिंपल लिखे हैं, ऐसा कि हर्ट टू हर्ट टच हो, उनके दिल से निकला और हमारे दिल तक पहुंचा, यानी प्लेन लैंग्वेज, हर्ट फेल्ट इमोशंस होते हैं। पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी कैसे, बिकॉज हु फाउंड मोरल ट्रूथ इन एवरीडे लाइफ। ओके ना, तो चलो अब पढ़ लेते हैं इनकी लिखी हुई पोएम। तो देखो कितना आसान है। अप माय फ्रेंड, उठो उठो मेरे दोस्त, एंड क्विट योर बुक्स, और अपनी किताबें छोड़ दो। अब तुम मत छोड़ देना, कहीं पढ़ते पढ़ते अपनी किताबें छोड़ दो, ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, और अपने दोस्त को क्यों कह रहे हैं वो और देख लेना कि अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल, कि नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, यू विल ग्रो डबल। ग्रो डबल का मतलब होता है कि फिजिकली और मेंटली डल हो जाओगे। अप माय फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स, व्हाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। उठो उठो मेरे दोस्त, और अपने चेहरे के ऊपर थोड़ी सी चीयरनेस लेके आओ, जो चीयरनेस तुम्हारी खो गई है, क्योंकि किताबों में खोए रहते हो, सारा दिन किताबों के अंदर घुसे रहते हो, किताबों से नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारे चेहरे की रौनक कहीं गायब हो गई। तो उठो, खड़े हो, बाहर आओ, किताबों को छोड़ो, आओ नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करो ना। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, टॉयल एंड ट्रबल यानी हार्ड वर्क एंड मेंटल स्ट्रेन, ये सब मेहनत और परेशानी जो है ये किसके लिए है, क्यों कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या है, अप माय फ्रेंड, इसमें पोइट जो है ये क्रिएट कर रहे हैं एक टोन ऑफ अर्जेंसी। कहते नहीं उठो उठो यानी जरूरी है, चलो खड़े हो, खड़े हो, आ जाओ, बाहर आ जाओ। इट मीन्स ए टोन ऑफ अर्जेंसी, है ना, क्रिएट अ टोन ऑफ अर्जेंसी। एंड साथ के साथ क्या है, एक्साइटमेंट भी है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोलते हैं ना अपन, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। इट मीन्स एक्साइटमेंट एंड अर्जेंसी, शोइंग द पोइट्स डिजायर टू फ्री हिज फ्रेंड फ्रॉम द कन्फाइनमेंट ऑफ स्टडी, कि पढ़ रहा है उससे, उसके बंधन से छुड़ाने के लिए कह रहे हैं कि किताबों को छोड़, बाहर आ जाए यार, कितना अच्छा माहौल हो रहा है। कई बार अपन कहते नहीं, बहुत अच्छा सा जैसे सीन है कि आसपास हरा भरा माहौल है, पास से नदी जो है बह रही है, बहुत शांत वातावरण है, अपन नहीं कह देते कई बार कोई अपना फ्रेंड जो है मोबाइल के अंदर लगा हुआ है या अपनी बुक वगैरह पढ़ रहा है, तो अपन नहीं कहते यार यार बुक वगैरह पढ़ रहा है, तो बाहर आ, देख नेचुरल ब्यूटी कितनी खूबसूरत है ना। तो और श्योरली यू विल ग्रो डबल, कि इसी के अंदर फंसे रहोगे ना अगर तुम, तो क्या होगा। इट मीन्स वो वार्न कर रहा है, और बहुत मजाकिया तरीके से वार्न कर रहा है, दैट टू मच रीडिंग एंड स्टडिंग विल मेक यू फिजिकली बेंट और स्टॉप्ड। तुम्हें ना एक तरह से बहुत बुरी तरीके से थका देगी, ये तुम बहुत ज्यादा पढ़ना भी है ना, थकाऊ सा हो जाता है। तो ये इमेज सजेस्ट करती है दैट एक्सेसिव स्टडी बर्डन्स बोथ माइंड को भी और बॉडी को भी, डल बना देती है कई बार, जॉयलेस बना देती है कई बार, और ये कहिए कि रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देती है कई बार। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन कहाँ चलते हैं, अपन चलते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। देखो अप माय फ्रेंड, अप माय फ्रेंड, रिपीटेशन आ गया भाई, आ गया ना रिपीटेशन। तो अर्जेंसी, रिदम और एम्फेसाइज दिखा रहा है। अपोस्ट्रोफे है, अपोस्ट्रोफे यानी पोएट डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है अपने दोस्त को, सेकंड पर्सन का यूज करते हुए। माई फ्रेंड बोला है ना, सेकंड पर्सन आ गया, तो माई फ्रेंड विच मेक दिस स्टैंजा फाइन एग्जांपल ऑफ अपोस्ट्रोफे, क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है टू ए पर्सन और ऑब्जेक्ट, इट मींस अपोस्ट्रोफे। और एलिट्रेशन तो अपने आप कर लोगे, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। टी साउंड का रिपीटेशन हो रहा था ना, टॉयल ट्रबल, रिपीटेशन हो गया टी कॉन्सोनेंट साउंड का। अब देखो आगे का देखते हैं। द सन अबाउ द माउंटेन्स हेड, द सन अबाउ द माउंटेन्स हेड, कि पहाड़ों के सिर के ऊपर सूरज चमक रहा है। ए फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, लस्टर क्या होती है, चमक, आभा, है ना, रोशनी। तो जेंटल लाइट है, ब्राइटनेस है, फ्रेशनिंग है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी लग रही है। थ्रो ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज स्प्रेड, कि लंबे लंबे घास के मैदान है, या कहिए कि कुछ हरा भरा उग रखा है और खूब बड़े बड़े मैदान है, उसके अंदर वो घास, वो फ्रेशनेस जो है, वो येलो येलो जो लाइन है ना, सुनहरी सुनहरी जो रोशनी की जो लाइन है वो दिखाई दे रही है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, शाम की पहली मीठी सुनहरी किरणों के साथ में दिखाई पड़ रही है, कि आ जाओ बाहर आ जाओ, देखो ना पहाड़ों के सिर के ऊपर सूरज चमक रहा है, उसकी बहुत ही कोमल और बहुत ही फ्रेश सी सुनहरी सुनहरी गोल्डन कलर की सी रोशनी जो है वो हरे भरे खेतों में फैली हुई है। शाम की पहली मीठी सुनहरी सी किरणें देख लो, आ जाओ बाहर आ जाओ। अब इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब कर रहे हैं ब्यूटीफुल इवनिंग सीन को, जो नेचर का ब्यूटीफुल इवनिंग सीन है उसको। तो द सन इज जस्ट अबाउट द माउंटेन्स पीक, और शाइनिंग कर रहा है जेंटली एज इट बिगिंस टू सेट, इसका मतलब बस छिपने ही वाला है, बिकॉज इट्स रेज स्प्रेड अ सॉफ्ट रिफ्रेशिंग ग्लो, और वो भी कैसा, येलो येलो, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि सूरज जब तेज चमकता है, बहुत तेज चमकता है, तो व्हाइट कलर की रोशनी होती है। जब वो धीरे 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 छिपने जाता है तो येलो येलो हो जाता है, और जब वो बिल्कुल ही एकदम सब छिपने को ही है तो रेड रेड सा हो जाता है थोड़ा सा,
है ना। तो यहाँ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो ये सजेस्ट करता है कि लाइट दैट इज बोथ रिवाइविंग एंड सूदिंग, रिवाइव होने वाली है और सूद करने वाली है। अब छिप जाएगा सूरज, फिर नेक्स्ट डे फिर से उदय हो जाएगा। तो ये चीजें आपको क्या करेंगी, इंस्पायर करेंगी। ये आपको कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में लेकर आएंगी कि जो आप समझ सको। ये एक मतलब देखो, डे है और इवनिंग है, या कहिए सन का राइज है और सन की सेटिंग है। ठीक है, सनराइज हो रहा है, सेट हो रहा है। तो ये हमें क्या चीज बता रही है, ये हमें दो चीज बता रही है। लाइफ की शुरुआत, यानी लाइफ के अंदर जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, यानी अरे यार बर्थ एंड डेथ, है ना। तो ये हमें नेचर के थ्रू, नेचर के एक ऑब्जेक्ट के थ्रू बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरह से सूरज उगता है वैसे ही सूरज छिप भी जाता है। तो छिपता हुआ सूरज भी कई बार हमें इंस्पायर करके चला जाता है, कई बार हमें कोई ना कोई चीज जो है समझा के चला जाता है। तो व्हेन नेचर इज नीदर टायर्ड नॉर डार्क बट फुल ऑफ काम एंड डिलाइट, इसका मतलब क्या है, वर्ड्सवर्थ ये विश्वास करते हैं कि सच्ची खुशी अगर मिलती है ना, सच्चा आनंद अगर कहीं मिलता है ना, तो बिल्कुल नेचर के क्लोज आकर मिलता है। तो थ्रू दिस सीन द पोएट जेंटली contrast the living light of nature with the dry lifelessness of book study। जो हम अंदर बैठ के करते हैं ना, किताबों का ज्ञान लेते हैं, वो एक अलग ही है। लेकिन जब हम नेचर के क्लोज जाते हैं और नेचर के किसी एलिमेंट को बहुत गहराई से जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें एक सच्चा ज्ञान देता है। आगे बढ़े, देख ले पोएटिक डिवाइसेस को। देखिए विजुअल इमेजरी आपके सामने आ गई, क्योंकि जिस तरह से डिस्क्रिप्शन किया गया है वैसे विजुअल इमेजरी तो आपके सामने आई ही है ना। क्या कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, द सन अबव द माउंटेन्स हैड थ्रो ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज स्प्रेड। तो एक बना होगा ना, एक पिक्चर सा बना होगा ना कि भाई इवनिंग का टाइम है और ये माहौल बन रहा है। पर्सोनिफिकेशन हियर इज व्हाई, बिकॉज वर्ड्सवर्थ पर्सोनिफाई द सन बाय गिविंग द ह्यूमन क्वालिटीज एज दो इट हैज एन एक्टिव। कितना एक्टिव है देखो, कितना कॉन्शियस है कि इसको अब छिपना है बस। एंजॉर्बमेंट इज हियर बिकॉज लाइन जो है वो देखिए, इफ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो थ्रो, लाइन कहीं रुकी नहीं, कंटिन्यू है, सो हियर इज एंजॉर्बमेंट। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है देखिए राइटर आगे, बुक्स, क्या बोला, बुक्स यानी किताबें। किताबें क्या है, इट इज अ डल, टिस लिखा है ना, इट इज अ डल एंड एंडलेस स्ट्रिफ, कम हियर द वुडलैंड लिनेट, हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट। आपने एक चीज नोटिस करी, 4 लाइन्स के स्टेंजाज, इट मीन्स क्वार्टरेन है। और एक चीज और देखिए, स्ट्राइफ, लाइफ, लिनेट, इट मीन्स ए बी की राइम स्कीम लिए हुए हैं और 4 लाइन के क्वार्टरेन जो है वो बने हुए हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, बुक्स किताबें, इट इज अ डल, ये तो नीरस है, और क्या है, एंडलेस स्ट्राइफ, स्ट्रगल, और इस वाले संघर्ष का ना कोई अंत नहीं है। किताबें कितनी भी पढ़ लो भाई, खत्म ही नहीं होंगी कभी, ये स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा, ये डल है, बिल्कुल नीरस है। आओ कम सुनो वुडलैंड लिनेट, ये जंगली जो पक्षी है ना लिनेट, उसका गाना सुनो, कितना स्वीट है उसका म्यूजिक, ऑन माई लाइफ देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, उसमें तो बहुत ज्यादा गहराई है ज्ञान की, किताबों से भी ज्यादा। किससे ज्यादा, इन इट, बुक से भी ज्यादा, बुक से जो आप नॉलेज लेने वाले हो ना, उससे भी ज्यादा कहीं इसके अंदर गहराई है। तो ये स्टेंजा हमें क्या दिखाता है, जब एक्सक्लेमेशन आता है ना, बुक्स एक्सप्रेसिंग हिज इम्पेशंस एंड इवन स्लाइट फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो ना, कि लाइफलेस है ये लर्निंग जो किताबों से होती है, बिकॉज रीडिंग अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ। इसका मतलब क्या है कि ये बोरिंग है और नेवर एंडिंग स्ट्रगल है। वर्ड्सवर्थ ये विश्वास करते हैं कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है ना, ये फोकस करती है टू मच मेमोराइजेशन के ऊपर, टू मच मेमोराइजेशन करते रहो, रीजनिंग डेवलप करते रहो, विच मेड लाइफ मैकेनिकल, बिल्कुल मैकेनिकल बन जाती है लाइफ, जॉयलेस हो जाती है। देन आगे क्या कहते हैं, वो अपने दोस्त को इनवाइट करते हैं कि वुडलैंड लिनेट को सुन, एक स्मॉल बर्ड है नोन फॉर इट्स स्वीट एंड मेलोडियस सॉन्ग, इसका साउंड देख। वो क्या कहते हैं कि तुम्हें अगर ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है ना, तो तुम आओ और प्रकृति के नजदीक आओ, वहां से तुम्हें सच्ची नॉलेज मिलेगी। तो वर्ड्सवर्थ स्वीयर्स that birds natural music contains real knowledge because it springs from harmony, simplicity है, लाइफ है इसके अंदर, इससे सीखोगे तुम। तो कंट्रास्ट है यहाँ पे कि जो नॉलेज आप किताबों से लेना चाहते हो ना, वो मैकेनिकल है, वो गहराई नहीं बिठाएगी, वो आपको प्योर जो पीस है वो लाइफ का नहीं दे पाएगी। तो स्टेंजा एक्सप्रेस करता है विलियम वर्ड्सवर्थ के इस पोएम के सेंट्रल मैसेज को कि द प्योर म्यूजिक ऑफ नेचर होल्ड्स ट्रूअर, डीपर
और आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, जैसा कि बुक्स की लर्निंग से होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए अपन देखते हैं पोएटिक डिवाइस। हियर इज सिंबोलिज्म, बट व्हाई, हाउ, उसको बता देते हैं कि वुडलैंड नीडेड सिंबलाइज किया गया है यहाँ पे नेचर्स प्योर एंड लिविंग विजडम, अनलाइक बुक्स जो है विच कंटेन्स सेकंड हैंड नॉलेज। तो लिनेट का जो म्यूजिक है ना, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट डिवाइन कम्युनिकेशन को, जो नेचर के साथ में वो कर रहा है। तो बर्ड बिकम्स अ मैसेंजर ऑफ सिंपलिसिटी, जॉय एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो ये सिंबोलिज्म के रूप में यहाँ पे आया है। अपोस्ट्रोफी भी लिखेंगे आप, अपोस्ट्रोफी भी आया बिकॉज ये जो अर्लियर स्टेंजा है ना, जो विलियम वर्ड्सवर्थ कंटिन्यू करते हैं, एड्रेस करते हो अपने फ्रेंड को, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी की कम हियर द वुडलैंड लेडी, तो किसको बोल रहा है, कम बोला है तो अपने दोस्त को ही बोला है। तो दिस फॉर्म ऑफ अपोस्ट्रोफी मेंटेन्स इंटीमेसी, बोला है ना कम, अपने दोस्त को बोले तो अपोस्ट्रोफी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। एंड हार्क, और सुनो, हार्क इज मीन्स केयरफुली सुनो, यानी ध्यान से सुनो और सुनो, हाउ ब्लीथ द थ्रोसल सिंग। थ्रोसल जो है एक सिंग गाने वाला पक्षी ही है। ही टू इज नो मीन प्रीचर, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। कि सुनो, कितना खुशी के साथ में थ्रोसल गा रहा है, ये मतलब कोई उपदेश नहीं दे रहा है, बाहर आओ, बाहर आ जाओ, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, की वास्तविकता की रोशनी के अंदर आओ और नेचर को अपना टीचर बनने दो ना, लेट नेचर बी योर टीचर। लाइन को याद कर लो हमेशा के लिए, बहुत प्यारी लाइन है, लेट नेचर बी योर टीचर, कि प्रकृति को अपना टीचर बनने दो, आ जाओ, बाहर आ जाओ, कि आओ और इसके क्लोज आओ, जब तुम सीख पाओगे। एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो जैसे वर्ड बोला ना हाक, ये क्या है, ये है अपने फ्रेंड को एड्रेस करना, अपने फ्रेंड को पोइट जो है एड्रेस कर रहा है, कह रहे कि सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो जॉयफुल सिंगिंग हो रही है थ्रोसल के थ्रू, ये एक तरह से क्या है, ये नेचुरल ब्यूटी है। तो ये जो ब्लीथ है, इट मीन्स हैप्पी एंड फ्री स्पिरिटेड, शोइंग दैट बर्ड्स म्यूजिक इज फुल ऑफ स्पॉन्टेनियस जॉय, जो लगातार आता है। लाइफलेस स्टडी जो है ना बुक्स की, उसके अंदर नहीं आता ये। तो विलियम वर्ड्सवर्थ बर्ड को कहता है कि नो मीन प्रीचर, इसको ये मत समझो कि ये प्रीचर है, क्योंकि किताबें जब पढ़कर कोई सुनाता है तो ऐसा लगता है जैसे उपदेश दे रहा है, लेकिन ये प्रीचर नहीं है। इस फ्रेज का मतलब क्या है, दैट द थ्रस थ्रू इट्स सिंपल सॉन्ग इज नॉट एन इनसिग्निफिकेंट टीचर, ऑन द कॉन्ट्रेरी ना प्रीच करते जैसे टीचर करते, जैसे मैं अभी आपको एक तरह से प्रीच ही कर रही हूँ, उपदेश ही दे रही हूँ, नहीं तो सुन रहे हो आप मेरे को, बट कोई पक्षी अगर गा रहा हो तो वो प्रीच करना नहीं होता, वो वैसे सिखाना है, लेकिन प्रीच करना नहीं होता। मेरे बोले हुए से, मेरे पढ़ाए हुए से बोर हो भी जाओगे, लेकिन म्यूजिक सुन रहे होगे तो आप बोर नहीं होगे, है ना। ये एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से आपके लिए। नेक्स्ट लाइन क्या है, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब बोथ लिटरल एंड सिंबॉलिक। लिटरली अगर आप देखें तो इनवाइट कर रहे हैं अपने फ्रेंड को कि बाहर आ जाओ, सनलाइट के अंदर आओ, फ्रेश एयर के अंदर आओ, और सिंबॉलिकली अगर देखें तो इसका मतलब है कि कम आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता से बाहर निकलो, आर्टिफिशियल लर्निंग से बाहर निकलो, सच्चाई को जानो, प्रकृति को जानो। तो दोनों चीज है यहाँ पे। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि लेट नेचर बी योर टीचर, जो यहाँ पे पोइट ने बोला है, इस लाइन का मतलब क्या है कि रोमांटिक फिलोसफी जो क्या थी वो ये थी कि नेचर इज द बेस्ट गाइड टू विजडम, बेस्ट गाइड टू ट्रुथ, बेस्ट गाइड टू मोरल गुडनेस। ये रोमांटिक फिलोसफी थी जो यहाँ पर बताई गई कि मतलब बुक्स के अंदर जो आप पढ़ते हो ना, वो आपको मैकेनिकल नॉलेज, आपको मैकेनिकल बना देता है पूरे तरीके से। दिस स्टैंड ब्यूटीफुली कंबाइंस स्पिरिचुअल एडवाइस, एक्चुअली नेचुरल इमेजरी, मतलब मैनकाइंड को इनवाइट करते हैं कि आओ अपना दिल खोल कर अपनी स्टडी करो, लेकिन नेचर के क्लोज आकर, यानी वास्तविकता को पहचानो, वास्तविकता को पहचान कर नॉलेज लो, तब कहीं जाके तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। देख लो पोएटिक डिवाइस, यहाँ पे ऑडिटरी इमेजरी आई है क्योंकि बहुत ही डोमिनेटिक पोएटिक डिवाइस है। ऑडिटरी इमेजरी विविड डिस्क्रिप्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन एंड द मेटाफर। पर्सोनिफाई कैसे हुआ है, वर्ड्सवर्थ ने पर्सोनिफाई किया है थ्रोसल को बाय कॉलिंग इट नो मीन प्रीचर, क्योंकि एक पक्षी है और प्रीचर भी बोल दिया। पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर, द एक्सप्रेशन द लाइट ऑफ थिंग्स इज ए सटल मेटाफर फॉर ट्रुथ। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ कहते हैं शी हैज अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ। अब ये शी कौन है, शी नेचर है, शी ब्यूटी, नेचर यानी जो ब्यूटीफुल नेचर है उसके लिए, क्योंकि नेचर जो है ना, प्रकृति जो है ना, नेचर वो क्या है, मदर है, प्रकृति माँ है, प्रकृति पालने वाली है। हाँ, तो शी हैज अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ, कि उसके पास में तो पूरा का पूरा धन है तैयार, एक संसार है पूरा का पूरा, पूरे मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है उसके पास में, तो वहां से लो ना। अवर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस, कि प्रकृति ही तो है जो हमारे दिल को, दिमाग को मतलब ब्लेस करती है, हमें आशीर्वाद देती है।
हमें स्पॉन्टेनियस विजडम देती है, ब्रीथ बाय हेल्थ, ट्रुथ ब्रीथ बाय चीयरफुलनेस, कि हम स्वस्थ रहते हैं, हमें ज्ञान मिलती है, हम खुश रहते हैं, हम सच की तलाश कर सकते हैं। ये प्रकृति तो करती है, और प्रकृति के पास बहुत कुछ भरा पड़ा है, उसे समझो, उसके नजदीक आओ, तभी तो तुम समझ पाओगे। तो हियर विलियम वर्ड्सवर्थ पर्सोनिफाई नेचर एज ए जेनरस टीचर who offers a word of ready wealth. Actually this phrase means nature has an abundance of treasure. बहुत सारा धन है उसके पास, not of gold, not of means material richness. It means spiritual and emotional blessings such as peace, beauty, joy, wisdom you can say, है ना। तो गिफ्ट्स कैसे हैं, रेडी है एकदम, बस आपको तो लेने हैं, आपको आना चाहिए। ये वो नहीं ले सकता जो किताबों के अंदर घुसा हुआ, बिकॉज वन डज नॉट नीड बुक्स और फॉर्मल एजुकेशन टू एंजॉय देम ना। तो नेचर की जो वेल्थ है वो कौन ले सकता है, जो नेचर के क्लोज आएगा। तो स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ बाय हेल्थ, इसका मतलब वन ऑफ वर्ड्सवर्थ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आइडिया है ये, कि ट्रू विजडम कम्स नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली आता है। जैसे उन्होंने पोइट्री का, पोइट्री के लिए क्या, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, की सोच समझ कर नहीं लिखी जाती कविता, जब भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, भर जाता है इंसान, कविता अपने आप निकल कर आ जाती है। इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और अगर फिर भी किसी तरह की कोई भी गुंजाइश रह जाती है ना, तो जरूर पूछ लीजिएगा। पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। Personification. The most prominent poetic device is the stanza is personification, because Wordsworth present here nature as a living, nurturing mother type figure है ना। तो personification है, metaphor है यहाँ पे, a word of ready wealth, तो सटल एक मेटाफर आया है क्योंकि स्पिरिचुअल और इमोशनल ट्रेजर की बात हुई है। और पैरेललिज्म तो जरूर है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ यूजेस पैरेलल स्ट्रक्चर इन द लास्ट टू लाइन, स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ बाय हेल्थ, और ट्रुथ ब्रीथ बाय चीयरफुलनेस, दोनों चीजें साथ में आई हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा पे चले, देखिए, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मोरल लेवल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सीरीज कैन, कि बस एक प्रेरणा, सिर्फ एक प्रेरणा, एक सडन फीलिंग फ्रॉम ए वर्नल वुड, वसंत वन से, यानी वर्नल वुड जो होते हैं रिलेटेड टू स्प्रिंग यू कैन से, स्प्रिंग से रिलेटेड है ये, फ्रेश यूथ, बिल्कुल एकदम हरे भरे टाइप के। तो मे टीच यू मोर देन मैन, तुम्हें इंसान से ज्यादा सिखा सकते हैं ये, ऑफ मोरल लेवल ऑफ गुड, कि अच्छे भले की, अच्छे बुरे की, मोरल की, मतलब तुम्हें सारी एजुकेशन दे सकते हैं, देन ऑल द सेजेस कैन, जैसा कि कोई सेजेस साधु संत भी नहीं दे सकते, मतलब साधु संत जैसा सिखाते हैं ना, उनसे भी बेहतर सिखा सकती है प्रकृति आपको। अपने आप में प्रकृति जो है ना, वो एक बहुत अच्छा टीचर है। तो इसको डिटेल से एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम, एक्चुअली ये है कि वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, एक सिंगल स्पॉन्टेनियस फीलिंग है, एक इंस्पिरेशन है जो ऑब्जर्वेशन से आती है। और यहाँ ऑब्जर्वेशन स्प्रिंग फॉरेस्ट की करने के लिए बोला, वर्नल मीन्स ऑफ स्प्रिंग, ये आपको समझाती है, आपको सिखाती है, नेचुरल ब्यूटी को देखने का मौका देती है। वर्नल वुड इसलिए कहा है कि हरा भरा वन है, उसके अंदर आपको कोई भी चीज इंस्पायर कर सकती है, खिलता हुआ फूल इंस्पायर कर सकता है, बंद कली इंस्पायर कर सकती है आपको, हरी भरी घास इंस्पायर कर सकती है, वहां चर्पिंग करने वाले बर्ड आपको इंस्पायर कर सकते हैं, कोई भी। तो वर्ड इम्पल्स हियर मीन्स अ सडन इमोशनल स्ट्रिंग, नेचुरल मूवमेंट जो हार्ट के अंदर एकदम से आता है, जो डीपली टच कर जाता है नेचर की ब्यूटी की वजह से, सच मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद नेचर यू कैन से ना। तो वर्ड्सवर्थ क्या बिलीव करते हैं, दैट नेचर एजुकेट थ्रू फीलिंग नॉट रीजनिंग, दिमाग लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस द प्योरिटी एंड हार्मनी ऑफ नेचर, इसका मतलब वो समझ गया बहुत अच्छे तरीके से। बड़े बड़े फिलोसफर भी अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते जितना अच्छे तरीके से आप नेचर को समझ पाते हैं। तो नेचर्स लेसन ऑन द अदर हैंड आर डायरेक्ट, लिविंग एंड हार्ट फेल्ट। आगे बढ़े, देखिए, पोएटिक डिवाइस में मेटाफर आएगा यहाँ पे, और कॉन्ट्रास्ट। मेटाफर कैसे है, बिकॉज मेटाफर इन दिस स्टेंजा इज फाउंड इन द फ्रेज वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। यहाँ पे जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स इज नॉट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी सेंस एक्चुअली। ये क्या है, एक सिंबॉलिक मेटाफर है, डीप और स्पॉन्टेनियस फीलिंग के लिए यूज किया गया है। इसी तरीके से वर्नल वुड है जो है स्प्रिंग टाइम फॉरेस्ट के लिए यूज हुआ है ना, यूथफुल फ्रेशनेस के लिए। कंट्रास्ट क्या है, द स्टेंजा इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड अ शार्प कंट्रास्ट बिटवीन टू सोर्सेज ऑफ विजडम। पहली तरफ तो नेचर इंपल्स है ना, और अदर साइड सेजेस से जो मिलती है वो वाली। तो दोनों यहाँ पे कंट्रास्ट के रूप में आए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, स्वीट इज द लोर नॉलेज होती है, लर्निंग होती है, कि जो प्यारा सा जो ज्ञान है ना, स्वीट सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा जो ज्ञान है ना, प्रकृति देती है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट
पर हमारी जो दखल देने वाली बुद्धि है, मेडलिंग का मतलब इंटरफेयर करने वाली, किंतु परंतु करने वाली, कांट छांट करने वाली जो हमारी बुद्धि है, मिस शेप कर देती है वो ब्यूटीएस फॉर्म ऑफ थिंग्स। जो खूबसूरती है ना ब्यूटी की, वी मर्डर टू डिसेक्ट। हम लोग नेचर की ब्यूटी को भी मर्डर कर देते हैं कई बार, क्योंकि हम लोग किंतु परंतु बहुत करने लग जाते हैं इस वजह से। कैसे, देखिए इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। यहाँ पे पोइट जो है कहना शुरू करते हैं, जब लोर बोलते हैं, इसका मीनिंग है नॉलेज, टीचिंग। तो नेचर ऑफर्स डिलाइटफुल स्वीट नॉलेज, इट इज नॉट ड्राई और डिफिकल्ट। ये कैसी है, प्लीजेंट है, जेंटल है, फुल ऑफ जॉय है। नेचर हमें टीच करती है फीलिंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, लेकिन जब ज्यादा माइंड लगा देता है ना, कोई क्रिटिसाइज करने लगता है, हाँ, जिसे मैडलिंग इंटेलेक्ट बोला है, इसका मतलब हम ह्यूमन जो रीजनिंग लगाते हैं, तो फिर हम क्या कर देते हैं, उस ब्यूटी को खत्म कर देते हैं, उसकी काट छाट करके एक तरह से मर्डर ही कर देते हैं। तो ही बिलीव्स दैट सच इंटेलेक्चुअल इंटरफेरेंस स्पॉइल्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ थिंग्स। जब हम बिल्कुल सिंपल तरीके से मन को शांत रखें, एकदम शांत स्वभाव से अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें इंस्पायर कर जाएगी। लेकिन हम कहीं किंतु परंतु करने लग जाते हैं कि बर्ड्स चर्पिंग कर रहे हैं और उसकी ब्यूटी को एंजॉय, उसकी खूबसूरती, उसकी आवाज को एंजॉय करने के बजाय हम किसी और ही विश्लेषण में अगर लग जाते हैं, तो उस खूबसूरती को खो देते हैं कहीं ना कहीं। कहने का मतलब ये है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। मेटाफर है यहाँ, पर्सोनिफिकेशन और कंट्रास्ट है। कैसे है देख लीजिए। मेटाफर, द फ्रेज स्वीट इज द लोर विच इज नेचर ब्रिंग। यहाँ एक जेंटल मेटाफर आता है कंपेयर करते हुए कि नेचर की जो टीचिंग है ना, स्वीट है। Here sweet does not merely describe taste, मतलब टेस्ट से नहीं है, तो आप भी समझ गए होंगे स्वीट या टेस्ट नहीं है। स्वीट का मतलब होता है बहुत सिंपल सा, प्योर सा। ओके, वी मर्डर टू डिसेक्ट, इसका मतलब क्या है, जो हमारा साइंटिफिक जो दिमाग जो लगता है, इंटेलेक्ट जो लग जाता है, वो ब्यूटी को कहीं ना कहीं खराब कर देता है, नेचुरल ब्यूटी को। पर्सोनिफिकेशन, वर्ड्स और पर्सोनिफाई करते हैं नेचर को, कि नेचर बहुत वाइज है, बहुत जेनरस टीचर है। कंट्रास्ट है नेचुरल विजडम और ह्यूमन इंटेलेक्ट के बीच में, यानी नेचुरल जो विजडम है, नेचुरल जो ब्यूटी है, वो तो बहुत ही प्योर है, लेकिन ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। आगे देखिए। इनफ, बहुत हो गया भाई, इनफ, इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट। बहुत हो गया विज्ञान, बहुत हो गई आर्ट। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, बंद कर दो उन बंजर पन्नों को, किताबों को बंद कर दो। कम फोर्थ, बाहर आ जाओ। ब्रिंग विद यू आ हार्ट, दिल ले आओ बस अपना अपने साथ में। वॉच करो और रिसीव करो, देखो, मतलब ऐसा दिल ले आओ जो ब्यूटी को देखे और कुछ ना कुछ नॉलेज ले, यानी एक ऐसा दिल ले आओ जो देखे, महसूस करे और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख ले। तो बहुत हो गया बोले किताबों के अंदर अपनी नॉलेज जो है लेते लेते, साइंटिफिक नॉलेज लेते लेते बहुत हो गया, बाहर आ जा। और ये जो किताबी है ना, किताब जो ये पेज वगैरह, इनको बैरन लीव्स का है एक्चुअली, जो बुक के जो पेजेस होते हैं उनको, कि ये जो है ना, ये बिल्कुल बंजर है, इनके अंदर कुछ नहीं होना, बेकार है ये, इनको वहीं छोड़िया। तेरे को सच्ची नॉलेज नहीं मिल सकती, सच्ची नॉलेज तेरे को प्रकृति के नजदीक आके मिलेगी। सिर्फ अपना दिल ले आ, फीलिंग्स, यानी फीलिंग्स के साथ में आ, ताकि तू कुछ चीजों को देख सके, सीख सके और उससे कुछ समझ सके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है रिजेक्ट करते हैं ओवर इंटेलेक्चुअल परस्यूट को, कि साइंस है, आर्ट है, आर्टिफिशियल है, डिटैच कर देगी रियल लाइफ से। ही इज नॉट, मतलब एक तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं नॉलेज ऑफ आर्ट को एंटायरली, बल्कि वार्न कर रहे हैं बस खाली अगेंस्ट देयर ड्राई, मैकेनिकल और लाइफलेस जो नॉलेज होती है ना, सिर्फ उसको। इसलिए तो जो फ्रेज है क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, ये डीपली सिंबॉलिक है। बैरन लीव्स एक्चुअली रेफर करती है किस चीज को, पेज ऑफ बुक्स जो कि लिखे गए हैं, उनके अंदर जो नॉलेज है ना, वो मतलब बताई हुई, सिखाई हुई, सुनी सुनाई नॉलेज है। लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज है वो कहाँ से मिलेगी, नेचर से मिलेगी। इसलिए वो लिखी हुई जो नॉलेज है उसको बैरन कह रहे हैं, क्योंकि और उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जितना लिखा है उतना ही समझ में आएगा। प्रकृति के नजदीक आओगे तो शायद कुछ गहराई में समझ पाओगे। तो क्लियरली क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कंक्लूडिंग जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, अपनी लाइंस को विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस कर रहे हैं रोमांटिक फिलोसफी को एक्चुअली, कि नेचर इज ए डिवाइन टीचर एंड मैन लर्न्स बेस्ट थ्रू फीलिंग्स, फेथ और डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो वो नेचर से करता है। तो पोएम इसी तरीके से एंड इस आर्ग्यूमेंट के साथ में नहीं होती, बल्कि जेंटल परसुएशन के साथ में होती है, एक स्पिरिचुअल अपील के साथ में होती है, जो रीडर को इनवाइट करती है कि विजडम को अगर फाइंड आउट करना है, प्योरिटी को अगर फाइंड आउट करना है ना, तो सिंपलिसिटी के अंदर जाओ, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जाओ, तो ही आप ये जो नॉलेज है वो ले सकते हो। बाकी किताबों के अंदर जो अगर आप नॉलेज लोगे ना, तो वो रियल नॉलेज नहीं होगी। चलिए पोएटिक डिवाइस पर ध्यान दे लेते हैं। मेटाफर आया है यहाँ पे, द लाइन कम फोर्थ एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट आया है ना, तो इसके अंदर मेटाफर है,
पर्सोनिफिकेशन हाउ, बिकॉज बोथ साइंस एंड आर्ट आर पर्सोनिफाइड हेयर। इनको लाइफलेस बताया है, जबकि लाइफ का मतलब जो है वो लिविंग से होता है। एंजाम्बमेंट इज हियर, बिना बताए ही आप लिख सकते हैं एंजाम्बमेंट तो, क्योंकि लाइन खत्म नहीं हुई और आगे बढ़ गई। देखिए इस तरीके से पोएम अपनी कंप्लीट हो गई है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपन हर बार डिस्कस करते हैं किसी भी वर्क को पढ़ने के बाद में, वो क्या है, उस वर्क के बारे में जानकारी। तो पोएम के बारे में जानकारी तो बनती है ना। ऑथर के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया अपन ने, तो कुछ नहीं पढ़ रहे स्ट्रक्चर, लेकिन जान लेते हैं। 8 स्टेंजाज हैं इसके अंदर क्वार्ट्रेन के साथ, यानी हर एक स्टेंजा एक क्वार्ट्रेन है, 4 लाइन का बना हुआ है। ए बी राइम स्कीम को फॉलो कर रहा है, अल्टरनेट करता है। यहाँ पे जो मीटर है ना वो आयम्बिक टेट्रामीटर एंड आयम्बिक ट्राईमीटर के साथ में। थीम है नेचर एज द बेस्ट टीचर, प्रकृति जो है ना वो बेस्ट टीचर है। नेचर जो टीच करती है विजडम, मोरल ट्रुथ, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है किताबों से ज़्यादा इफेक्टिव है। मैसेज क्या है, पोएम का मैसेज बहुत ही क्लियर है, बहुत ही एटर्नल है कि नेचर इज द ट्रू सोर्स ऑफ विजडम, जॉय एंड पीस। विलियम वर्ड्सवर्थ अर्जेस मैनकाइंड टू गिव अप प्राइड इन इंटेलेक्ट एंड टू रीडिस्कवर द सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ। किताबें जो होती है ना दिमाग को भर सकती हैं, यानी नॉलेज दे सकती है, बट ओनली नेचर कैन फिल द हार्ट। लेकिन दिल जो है ना आपका खुश, वो प्रकृति के क्लोज आके ही होगा। चलिए सम अप कर ले पोएम को। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या होता है, पोएम जो है वो कह रहा है अपने दोस्त को कि स्टॉप कर रीडिंग करना बुक्स को, बाहर आ जा। वार्न कर रहा है ज़्यादा पढ़ेगा थक जाएगा, डल हो जाएगा, जॉयलेस हो जाएगा। सेकंड स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ जो डिस्क्राइब करते हैं ब्यूटीफुल इवनिंग सीन को, कहते हैं कि सनशाइन कर रहा है देखो, और चारों तरफ गोल्डन लाइट जो बिखरी हुई। थर्ड स्टेंजा के अंदर वो बुक की लर्निंग को डल बताते हैं, उसे एंडलेस स्ट्रगल बताते हैं ज़िंदगी का। अपने दोस्त को कहते हैं कि आजा बाहर आजा। वुडलैंड लिनेट जो है गा रही है, उसके म्यूजिक को सुन। फोर्थ स्टेंजा में पोइट मेंशन करते हैं एक और अनदर वर्ड जिसका नाम थ्रॉसल है, जो कि सॉन्ग गाता है, चीयरफुल सॉन्ग गाता है, टीच करता है वैल्यूएबल लेसन्स। अपने दोस्त को इनवाइट करते हैं कि आ जा और प्रकृति से कुछ सीख, यानी प्रकृति के क्लोज आ जा। फिफ्थ स्टेंजा के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं नेचर हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, नेचर के पास बहुत कुछ है देने को, आ जा और ले ले। यानी अपना दिल और दिमाग जो है विजडम से भर ले, ट्रुथ से भर ले, हेल्थ से भर ले, चीयरफुलनेस से भर ले। सिक्स स्टेंजा के अंदर वो डिक्लेयर करते हैं कि दैट इवन वन इम्पल्स फ्रॉम द स्प्रिंग फॉरेस्ट ए वर्नल वुड कैन टीच मोर अबाउट गुड एंड इविल, बहुत कुछ सिखा सकती है तुम्हें प्रकृति। सेवन स्टेंजा में पोइट क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमन इंटेलेक्ट को, ये कहते हुए कि ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देता है इंसान जब दिमाग ज़्यादा लगाता है। तो इन द फाइनल स्टेंजा विलियम वर्ड्सवर्थ सेज देयर हैज़ बीन इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट, और वो कहते हैं अपने दोस्त को कि किताबों को बंद कर दो और आ जाओ, अपना दिल लेकर, अपना दिमाग अंदर ही रखाओ और आकर प्रकृति से अच्छा अच्छा कुछ सीखो, यानी फील करो, ऑब्जर्व करो और सीखो। इस तरह से ये वर्क जो है हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।